ये कहानी है कि किस तरह एक गरीब जापानी लड़का बच्चों की देखभाल करने से अरबों डॉलर की कंपनी होंडा मोटर्स बनाने तक पहुंचा। कहानी अनीस सोच में शुरू होती है जब माउंट फ्यूजी के दामन्स में वाकर एक गरीब गांव टिनरियो शिजुका में गए यही होंडा और उनकी बेवी ने अपने पहले बेटे सोचिरो होंडा को खुश आमदीद कहा। सोचिरो के वालिद गांव के एक लोहार थे जो साथ ही साइकिलें भी मरम्मत करते हैं थे, जबकि उनकी मां एक माहिर बनने वाली थीं। मुश्किल माशी हालात में पले बढ़ते हुए सोचिरो ने अपने 5 बहन भाइयों को सेहत के मसाइल की वजह से खो दिया। जब सोचिरो 8 साल का था तो वो अपने मामूल के मुताबिक घर के अर्द गिर्द घूम रहा था कि एक अजीब सी आवाज ने उसकी तोजा खींची। वो आवाज की तरफ गया जब तक कि उसने इस एक बड़ी सी अजीब मशीन को 4 पहियों पर घूमते हुए न देख लिया। ये मशीन एक फोर्ड मॉडल टी थी और सोचिरो उस मंजर से मुतासिर हो गया। ये पहली कार थी जो उसने देखी थी। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे अपनी ताकत से चल सकती है, और जब ये उसके सामने से गुजरी तो उसने बगैर सोचे समझे उसके पीछे भागना शुरू कर दिया। उस तजुर्बे ने उसकी जिंदगी पर एक गहरा असर डाला और मशीनों के साथ उसका ताल्लुक हमेशा के लिए बदल गया। उसने फार्म मशीनरी के ब्लेड्स को गीला करना और साइकिलें मरम्मत करना सीखा। वो हर किस्म के इंजन और मोटर्स से मुतासिर था, लेकिन सोचीरो को स्कूल जाने का कोई शौक नहीं था और उसने बाकायदा तालीम हासिल करने के बजाय अपनी ज्यादातर बचपन की उम्र अपने वालिद के साइकिल रिपेयर के कारोबार में मदद करते हुए गुजारी। स्कूल में उसकी अदम दिलचस्पी ने उसके ग्रेड्स को इतना मुतासिर किया कि उसने अपने ग्रेड रिपोर्ट्स पर अपने खानदानी मोहर को जाली बनाने के लिए रबड़ का इस्तेमाल किया। उस तरह उसके वालिद को कागज पर दस्तखत करने और उसके ग्रेड्स देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। आखिरकार वो पकड़ा गया और उसके वालिद ने उसे दोपहर के खाने के बगैर पूरे दिन घुटनों के बल बैठने की सजा दी। 1922 में सोचीरो को टोक्यो की एक ऑटोमोबाइल्स रोसिंग कंपनी आर्ट शोकाई का एक मैगजीन इश्तिहार मिला। उसने सोचा कि चूंकि ये कंपनी शहर की सबसे मशहूर मोटर कार सरोस कंपनियों में से एक थी, उसलिए हो सकता है कि उन्हें नए कारकुनों की जरूरत हो। उसने आर्ट शुकाई को एक खत लिखा और नौकरी के बारे में पूछा, और खुशकिस्मती से उसे एक मुस्बित जवाब मिला। चनांचा 15 साल की उम्र में सोचेरो ने स्कूल छोड़ दिया, घर से निकल गया और अपने ख्वाबों की तलाश में टोक्यो चला गया। जब सोचीरो टोक्यो पहुंचा तो वो शहरी जिंदगी की तेज रफ्तार और मुख्तलिफ होने की वजह से हैरान रह गया। जब सोचीरो पहुंचा तो दुकान के मालिक यूजो साकाकीबारा ने उसके लिए पहले से ही एक काम तैयार कर रखा था। उसे मालिक के बच्चे की देखभाल करनी थी। सोचीरो को यह जानकर मायूसी हुई कि अगले चंद महीनों में उसे कोई पैसा नहीं मिल रहा था और उसे सिर्फ एक बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर ले जाने का काम दिया गया था। उसे सिर्फ ये शर्मिंदगी थी कि वे नाकाम होकर घर वापस न जाए और अपने वालिदैन का सामना न करें। वक्त गुजरने के साथ मालिक अपने ऑटोमोबाइल कारोबार की ज्यादा मांग को पूरा नहीं कर पा रहा था, उसलिए उसने आखिरकार सोचीरो को मदद के लिए बुलाया। अग्रचा सोचीरो ने छोटे मोटे कामों से शुरू किया, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करता गया, यहां तक कि वो कंपनी का एक काबिल एतमाद मैकेनिक बन गया। उसकी सलाहियत और लगन ने आखिरकार मालिक की तवज्जो हासिल की, जिसने सोचीरो को अपने साया में ले लिया और न सिर्फ मैकेनिकल मरम्मत बल्कि कंपनी के कारोबारी पहलुओं के बारे में भी सिखाया। अगरचे साकाकीबारा की मरम्मत में ऑटोमोबाइल्स और साइकिलें दोनों शामिल थीं, लेकिन इस वक्त कारें इतनी मकबूल नहीं थीं जितनी आज हैं। न सिर्फ कारें एक ऐसी लग्जरी थीं जो सिर्फ एली तबके के लोग ही बर्दाश्त कर सकते थे, बल्कि इस वक्त की ज्यादातर कारें गैर मुल्की बनी हुई थीं। अपने काम के जरिए सोचीरो जल्द ही लैंकन, मर्सिडीज, डेमलर और यहां तक कि मोटरसाइकिल्स समेत मुख्तलिफ ऑटोमोबाइल्स से वाकिफ हो गया जो वर्कशॉप में लाए जाते थे। सोचीरो ने अपने हुनर के इल्म और फहम को बढ़ाने के लिए अपनी पूरी कोशिश की। इसी कंपनी के जरिए सोचीरो को मोटर स्पोर्ट्स की दुनिया से भी मुतारफ कराया गया। उस वक्त मोटर स्पोर्ट्स यूरोप, अमेरिका और यहां तक कि जापान में तेजी से मकबूल हो रहे थे। 1923 में साकाकीबारा ने अपने कारकुनों की मदद से रेसिंग कारें बनाना शुरू की, जिनमें सोचीरो भी शामिल था। उनका पहला मॉडल आर्ट डीमलर था जो एक पुरानी डीमलर इंजन का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था, और उनका दूसरा मॉडल कर्टस था। कर्टस एक और पुराने इंजन का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया था जो एक अमेरिकी कर्टस बाईपलीन से लिया गया था, और उसे एक और अमेरिकी कार मोच्चल के चासीस पर लगाया गया था। ये कार नेंटीन वेन में 5वें जापानी मोटर कार चीमपइन शॉप में हिस्सा लेगी, जहां उसने साकाकीबारा
के भाई को ड्राइवर और सोचिरो को इंजीनियर के तौर पर शामिल करते हुए पहली पोजीशन हासिल की। ये 17 साला लड़के के लिए एक खास तजर्बा था और उसके बाद से मोटर स्पोर्ट्स उसका मजहब बन गया। 1926 में सोचिरो को फौजी खिदमत के लिए बुलाया गया, लेकिन वो मेडिकल इम्तिहान में पास नहीं हो सका क्योंकि उसे रंगों की पहचान में दुश्वारी थी। उस तरह उसे फौज से छूट मिल गई और वो आर्ट शोकाई में काम करता रहा। 1928 तक यूजो साकाकीबारा अपने कारोबार को बढ़ाना चाहते थे और उन्होंने हमामात्सु में आर्ट शुकाई की एक शाख खोलने का फैसला किया। उन्हें लगा कि इस नौजवान शागिर्द से बेहतर कोई नहीं हो सकता जो इस नई शाख को चलाए, और 21 साल की उम्र में सोचिरो को नई शाख चलाने के लिए बुलाया गया। ताहिम सोचिरो की रिपेयर शॉप्स पहले साल में मुश्किलात का शिकार रहे क्योंकि लोग अपनी कारें किसी नए और नौजवान शख्स के हवाले नहीं करना चाहते थे। इसलिए सोचेरो को दूसरी रिपेयर शॉप्स के फेंके हुए सकरीब पर गुजारा करना पड़ा। फिर भी इस नौजवान ने अपने सालों के इल्म और महारत का इस्तेमाल किया और आखिरकार उसने अपने कारोबार को कामयाबी से बढ़ा लिया। 1930 तक उसकी नई दुकान एक शख्स के ऑपरेशन से बढ़कर 30 लोगों की टीम बन गई। अगले चंद सालों में शाख तेजी से बढ़ी और इतना काम होने की वजह से सोचीरो को अपनी बीवी को कंपनी चलाने में मदद के लिए बुलाना पड़ा। अगरचे सोचीरो एक बासलाहियत मैकेनिक के तौर पर जाना जाता था, लेकिन वो एक शानदार रेसिंग ड्राइवर भी था और ये एक और महारत थी जिसने उसे अपने हम उम्र लोगों से मुमताज किया। अपनी दुकान के अंदर सोचीरो ने हमामात्सु रीस कार बनाई, जिसमें उसने 120 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार तक डुराइयू करके एक नया स्पीड रिकॉर्ड कायम किया, जो जापान में 20 साल तक कायम रहा। ताहम इस वक्त रीसिंग आज के मुकाबले में कहीं ज्यादा खतरनाक थी और जून 1936 में होंडा टोक्यो के मुजाफात में हमामात्सु को रीस करते हुए एक संगीन हादसे का शिकार हो गया और तकरीबन मर ही गया। सोचीरो का बायां बाजू टूट गया, कुंधा उतर गया और चेहरा जख्मी हो गया। अस्पताल में अपने जख्मों का इलाज करते हुए कुछ महीने गुजारने के बावजूद सोचीरो सिर्फ 4 माह बाद रीस ट्रैक पर वापस आ गया। ताहम उसके खानदान को इसकी रेसिंग में वापसी पर खुशी नहीं थी और अपनी बीवी और वालिद के साथ कई झगड़ों के बाद सोचीरो ने कभी दोबारा रेस नहीं की। 1936 तक होंडा अपने रिपेयर के काम से तंग आ चुका था। वो कुछ और करना चाहता था और कार पार्ट्स बनाने की मंसूबाबंदी कर रहा था। उसने आर्ट शोकाई हमामात्सु शाख को एक अलग कंपनी में तब्दील करने का मशूरा दिया, लेकिन कंपनी के शेयर होल्डर्स उससे मुत्तफक नहीं थे। सरमायाकारों ने देखा कि रिपेयर शॉप से मौजूदा ऑर्डर और काम काफी मुनाफा ला रहे थे और वो एक ऐसे वेंचर पर जुए खेलना नहीं चाहते थे जिसे वो गैर जरूरी समझते थे। उसलिए सोचेरो ने पोस्टन रंग्स बनाने के लिए अपनी कंपनी खोलने का फैसला किया और तोकाई सैयेकी हेवी इंडस्ट्री की बुनियाद रखी और अपने करीबी दोस्त शचीरो काटो को अपनी कंपनी का सदर बनाया। सोचीरो और काटो ने अपने नए वेंचर में बेहद मेहनत की और 8% रंग रिसर्च सेंटर शुरू किया। सोचीरो खास तौर पर अपनी हमामात्सु शाख में काम करता रहा, दिन में रिपेयर वर्कशॉप में और रात को पिस्टन तैयार करने में गुजारता था। काफी उरसे तक उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली और अगले कुछ सालों में सोचीरो ने इतना काम किया कि उसका वजन बहुत कम हो गया, जिससे उसका चेहरा दबला पतला हो गया। उसके जिस्म और दिमाग पर पड़ने वाले तमाम दबाव ने उसे बिल्कुल मुख्तलिफ शख्स बना दिया और कई नाकामियों के बाद सोचीरो ने हमामात्सु इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट में पार्ट टाइम तालिब इल्म के तौर पर दाखिला लिया ताकि वो धातकारी के बारे में अपने इल्म को बेहतर बना सके। 1929 तक सोचीरो ने आखिरकार एक कामयाब काम करने वाला पिस्टन बना लिया। अपने डिजाइन पर प्राइतमाद होकर उसने आर्ट शोकाई में अपनी नौकरी छोड़ दी, शाख को अपने कुछ तरबियत याफ्ता अफराद के हवाले कर दिया और अपनी नई कंपनी में फुल टाइम काम करने लगा। होंडा ने दिन रात पिस्टन तैयार करना शुरू कर दिए, लेकिन उसकी तख्लीकात अभी तक मयार से कम थीं। टोयोटा ने सोचीरो से कंपनी के लिए पिस्टन बनाने के लिए राब्ता किया और 50 में से सिर्फ 3 टोयोटा के मयार पर पूरा उतरे। ये सोचीरो के लिए एक बड़ा धचका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अगले चंद साल जापान भर में सफर किया, स्टील बनाने वाली कंपनियों और यूनिवर्सिटियों का दौरा किया ताकि वो पिस्टन रंग्स बनाने के बारे में अपने इल्म को बेहतर बना सके। अपने इल्म और तजुर्बे पर एतमाद हासिल करने के बाद सोचीरो ने एक बार फिर कोशिश की। नतीजा हैरत अंगेज था। न सिर्फ उसके नए पिस्टन्स क्वालिटी कंट्रोल पर पूरा उतरे, बल्कि पूरे मुल्क से आर्डर आने लगे। इतना कि कंपनी ने आर्डर्स को पूरा करने के लिए तकरीबन 2000 लोगों को मुलाजिम रख लिया।
सोचिरो और उसकी कंपनी के लिए चीजें बेहतर होती नजर आ रही थीं। यहां तक कि 1941 में जापान ने बहर अल-काहल की जंग में शमूलियत इख्तियार की और सोचिरो की कंपनी वजारत दिफा के बुराह रास्त कंट्रोल में आ गई। अगले साल टोयोटा ने कंपनी के पचाड़ी हिस्सेस खरीद लिए और सोचिरो को सदर के अहदे से हटाकर सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। हालात खराब से खराब तर होते गए क्योंकि बहुत से मर्द मुलाजमीन फौजी खिदमत के लिए भर्ती होने लगे और उसकी कंपनी मुश्किलात का शिकार हो गई। सोचिरो ने अपनी कंपनी को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो आने वाले हालात के लिए तैयार नहीं था। 1944 में जापान में हवाई हमलों के अलार्म तेज हो गए और ये वाजे हो गया कि मुल्क शिकस्त की तरफ जा रहा है। हमामात्सु बहुत खतरे में था और सोचिरो की कंपनी पर बुराह रास्त बमबारी हुई, जिससे फैक्ट्री तबाह हो गई। कंपनी को जनवरी 1945 में दूसरी मुसीबत का सामना करना पड़ा, जब नानकाई जलजले ने खुते को हिला दिया और इवांटा प्लांट मुनहदम हो गया। जापान ने आखिरकार अगस्त 1945 में हथियार डाल दिए, लेकिन तब तक सोचिरो तकरीबन सब कुछ खो चुका था। जंग के बाद सोचिरो ने अपनी कंपनी का जो कुछ बचा था टोयोटा को 4,05,000 येन में फरोख्त कर दिया और सबको बता दिया कि वो कुछ वक्त के लिए आराम करेगा ताकि वो मुस्तकबल के बारे में सोच सके, क्योंकि जापान तबाही के दहाने पर था। जंग के एक साल बाद मुल्क को एक माशी बहरान का सामना करना पड़ा, जिसने शहरियों की जिंदगियों को खतरे में डाल दिया। खुराक, कपड़े और रहाइश की किल्लत थी और वसाइल की राशनिंग की गई। नतीजतन सोचिरो को अपनी गाड़ी चलाने के लिए इतना पेट्रोल भी नहीं मिलता था कि वो मार्केट जाकर अपने खानदान के लिए खाना खरीद सके। एक दिन सोचिरो को जापानी शाही फौज का एक जनरेटर इंजन मिला, जो जंग के दौरान वायरलेस रेडियो को चलाने के लिए इस्तेमाल होता था। वो उस इंजन से मुतासिर हुआ और ये जानने के बाद कि ये कैसे काम करता है, उसके जहन में एक रोशन ख्याल आया। अगर वो इस इंजन को एक साइकिल से जोड़ दे तो क्या होगा? ये कोई नया इजाद नहीं था। यूरोप में मोटर को साइकिल से जोड़ने का रवाज आम था और कुछ ऐसी चीजें जापान में भी पहुंच चुकी थीं। लेकिन सोचिरो जानता था कि मुल्क को सस्ती नकल व हमल की शदीद जरूरत है और इसलिए 1966 में सोचिरो ने अपनी पुरानी गोदाम को होंडा टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कायम किया, जिसका वाहिद मकसद मोटरसाइकिल बनाने का तरीका तलाश करना था। वहां उसने और उसके 12 आदमियों की टीम ने उसके ख्याल को अमली जामा पहनाया और कुछ इंजन्स और देगर स्पेयर पार्ट्स का इस्तेमाल करते हुए एक मोटरसाइकिल बनाने में कामयाब हो गए। ये नई साइकिलें फौरी तौर पर हट हो गईं और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आर्डर आने लगे। जल्द ही सोचिरो के पास इस्तेमाल शुदा इंजन खत्म हो गए, इसलिए उसने अपना इंजन डिजाइन और तैयार करने का फैसला किया। 1960 में उसने ये इंजन मुकम्मल किया और पहली बार होंडा का नाम एक मशीन पर चमका। सोचिरो ने 1961 में होंडा मोटर कंपनी की बुनियाद रखी, जिसका इब्तिदाई मकसद जापानी कारकुनों को नक्ल व हमल में मदद फराहिम करने के लिए मोटरसाइकिलें बनाना था। वाहिद मसीला ये था कि सोचिरो को अपनी पैदावार को बढ़ाने के लिए मजीद पैसे की जरूरत थी। उसलिए उसने जापान के तमाम 18,000 साइकिल दुकानों के मालिकान को एक खुला खत लिखा, जिसमें बताया गया कि उसने जापान को दोबारा चलाने का हल सोच लिया है। 18,000 दुकानों में से उसे 3,000 से मुस्बत है। जवाब मिला और उन्होंने उसे अपनी पहली शिपमेंट्स बनाने के लिए दरकार रकम फराहम की। एक साल बाद कंपनी ने अपनी पहली मुकम्मल मोटरसाइकिल मॉडल डूडी तैयार की। अगरचा मॉडल डूडी हो गया था होंडा के लिए एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन यह बहुत बड़ी और भारी थी और इस वजह से सिर्फ चंद लोगों ने इस मोटरसाइकिल को खरीदा। सोचिरो उससे मुतमईन नहीं था, उसलिए उसने मोटरसाइकिल को तोड़ दिया और एक छोटी और हल्की मोटरसाइकिल बनाने के लिए तवील घंटे काम किया। 3 साल की कोशिशों के बाद उसने एक और मोटरसाइकिल बनाने में कामयाबी हासिल की और उसका नाम सुपर क्यूब रखा। सुपर क्यूब फौरी तौर पर हट हो गई और इतनी कामयाब हुई कि उसने शहंशाह का इनाम जीत लिया। होंडा ने सरमायाकार टाकियो फुजिसावा के साथ भी शराकत की, जिन्होंने उसे दरकार सरमाया और माली और मार्केटिंग की हिकमत अमली फराहम की। यह शराकत होंडा मोटर कंपनी की बुनियाद बनी। सुपर क्यूब 1978 में अमेरिका पहुंची, जिसकी कीमत सिर्फ 2.5 नीने थी, जो दीगर अमेरिकी मोटरसाइकिल्स की कीमत का एक चौथाई थी। और कंपनी की मार्केटिंग और इंजीनियरिंग महारत की बदौलत उसने जल्द ही ट्राइमफ और हार्ली डेविडसन को उनके अपने घरेलू मार्केट्स में पीछे छोड़ दिया। लेकिन तब तक सोचिरो ने अपनी मोटरसाइकिल ब्रांड को रेसिंग की दुनिया में भी मुतारफ कराया था। इस वक्त रेसिंग सिर्फ हाथ में थी, एक खेल से ज्यादा थी।
ये इन मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए अपनी कारें और मोटरसाइकिलें दुनिया के सामने पेश करने का सबसे बड़ा प्लेटफार्म था। इसलिए वो पूरी दुनिया में रेसेस देखने गया, अपने हरीफों की मोटरसाइकिल्स का मुतालहा और मुआयना किया। दरहकीकत अपने रेसिंग करियर के दौरान जब भी किसी हरीफ ने कोई मयार कायम किया, होंडा उस मालूमात को घर ले जाता और उसे पीछे छोड़ने की कोशिश करता। यही रवैया था जिसने होंडा मोटरसाइकिल्स को 544 में अपनी पहली बेन अवी रेस में एक खौफनाक और मायूसकिन फाइनिश से 1969 में आयल ऑफ मीन टीटी, दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल रेस में मैन्युफैक्चरर्स टीम प्राइज जीतने तक पहुंचाया। 2 साल बाद होंडा ने आयल ऑफ मीन टीटी रेस ट्रैक पर उसकी कामयाबी ने होंडा का नाम दुनिया के नक्शे पर लगा दिया। 1966 तक होंडा दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बन चुकी थी। 1994 में होंडा ड्रीम के रिलीज के बाद उन्होंने 1968 तक कल 10 मिलियन मोटरसाइकिलें तैयार की। ताहिम दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल कंपनी बनना सोचिरो के लिए काफी नहीं था। उसका एक और बड़ा ख्वाब था जो वो 8 साल की उम्र से पीछा कर रहा था, और वो था कार बनाने की सनअत में दाखिल होना। जब सोचिरो ने ऐलान किया कि वो ऑटोमोबाइल मार्केट में जा रहा है, तो बहुत से लोगों ने उसे खबरदार किया कि यह कंपनी के लिए बहुत खतरनाक है और वो सिर्फ मोटरसाइकिलें बनाने पर ही टिका रहे। इस वक्त जापान में निसान, टोयोटा और कुछ दीगर कंपनियां थीं जो ऑटोमोबाइल मार्केट की सख्त दुनिया में मुकाबला कर रही थीं, और जापानी अहलकारों ने सोचिरो को कायल करने की कोशिश की कि मुल्क को एक और कार मैन्युफैक्चरर की जरूरत नहीं है, लेकिन सोचिरो ने उनके दलाइल नहीं सुने। होंडा ने अपनी पहली कार 1940 में 308 मनी ट्रक के रिलेज के साथ मुतारफ कराई, जो एक छोटी लेकिन काबिल एतमाद पिकअप ट्रक थी। बदकस्मती से मनी ट्रक को ज्यादा पजीराई नहीं मिली और उसके फौरन बाद कंपनी की पहली स्पोर्ट्स कार एस 500 रिलीज हुई। ये एस 500 एक 2 दरवाजों वाली रोडस्टर थी जिसमें 4 स्पीड ट्रांसमिशन थी, जो 88 मील फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच सकती थी। ये एक छोटी कार थी, लेकिन यह हमवार और चलाने में आसान थी। लेकिन केस मॉडल की सिर्फ 1300 कारें बनाई गईं, जिसने उसे होंडा की सबसे नायाब कारों में से एक बना दिया। लेकिन जैसा कि सोचिरो ने अपनी मोटरसाइकिल्स के साथ किया था, होंडा ने अपनी कारें रेसिंग की दुनिया में भी मुतारफ कराएं। होंडा RA 271 ने अपना फार्मूला 1 डेब्यू 1964 में बेल्जियम ग्रांड पर्कस में किया। होंडा को सिर्फ 1 साल लगा कि वो इन 96 में मैक्सिकन ग्रांड पर्कस में अपने नए जानशीन RA 202 के साथ पहली पोजीशन हासिल कर ले। लेकिन रेस ट्रैक पर इब्तदाई कामयाबी के बावजूद होंडा कार मार्केट में अपने हरीफों को पीछे छोड़ने के करीब भी नहीं था। इसलिए उन्होंने रेसिंग से वक्फा लिया और अपनी तवज्जो दुनिया की सबसे कामयाब कारों में से एक होंडा सिविक बनाने पर मरकूज की। होंडा ने अपना नया मॉडल 1972 में मुतारफ कराया और अगले चंद सालों में यह दुनिया की सबसे मकबूल कारों में से एक बन गई। उसकी कामयाबी की एक वजह खास तौर पर यूरोपीय और अमरीकी मार्केट में 1960 दहाई के तेल के बहरान की वजह से थी। उस दौरान पूरी दुनिया में ईंधन की कुल्ती फैल गई और उससे निपटने के लिए सोचेरो ने ईंधन के इंतजाम का एक नया तरीका तैयार किया, जिसे कंपाउंड वर्टिकस कंट्रोल्ड कंबस्शन या CVCC कहा जाता है। उससे लोगों को अपनी कार से ज्यादा दौर तक सफर करने में मदद मिली, बहुत ज्यादा ईंधन जलाए बगैर। होंडा सिविक ने एक कैटालिटिक कन्वर्टर को अपनी गाड़ियों में शामिल करके एग्जॉस्ट गैसों से होने वाले आलूदगी के मसले को भी हल किया, जो इस वक्त दीगर बड़े ऑटो मेकर्स ने ज्यादा तोजा नहीं दी थी। और इसी तरह होंडा ऑटोमोबाइल मार्केट में तेजी से मकबूल हो गई। अगरचा अमरीकियों ने सिविक को जरूरत के तहत खरीदा होगा, लेकिन यह होंडा एकॉर्ड थी जिसने वाकई खेल बदल दिया। एकॉर्ड एक कॉम्पैक्ट हैच बाइक के तौर पर मुतारफ हुई, लेकिन बाद में यह सेडान में भी दस्तयाब हुई। इस नए मॉडल में सिविक की तरह ईंधन की बचत की खुसूसियत थी, लेकिन बेहतर और मोतदिल साइज के साथ, और उनके वसीया अंदरूनी जगह और आराम की बदौलत होंडा एकॉर्ड बाद में ऑटोमोटिव तारीख की सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली सेडान में से एक बन गई। 1988 की दहाई के आगाज में होंडा मोटर कंपनी जापान में तीसरा सबसे बड़ा कार प्रोड्यूसर था और दिहाई के इख्तिताम तक यह दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार कंपनी बन चुकी थी। सोचिरो होंडा ने 1973 में कंपनी से रिटायरमेंट ले ली और बाद में 5 अगस्त 1971 को इंतकाल कर गए।
अपने काम पर नजर डालते हुए मुझे लगता है कि मैंने सिर्फ गलतियां, चौक और संगीन कोताहियां की हैं, लेकिन मैं अपनी कामयाबियों पर फख्र करता हूं। अगरचा मैंने एक के बाद एक गलती की, लेकिन मेरी गलतियां और नाकामियां कभी एक ही वजह से नहीं हुए। होंडा अब मुतादिद सनातों में फैल चुकी है, जिनमें जेट्स, बॉट इंजन्स, पावर इक्विपमेंट और रोबोट्स शामिल हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज।